ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने देखो क्या क्या टॉपिक कर लिया था विद्युत द्विध्रुव में। हमने पढ़ लिया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है, इसे द्वि लगा देना है। और हमने पढ़ लिया है कि इस द्विध्रुव के कारण दो रेखाओं पर हमारा क्या निकलता है, दो रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। एक तो है हमारा क्या अक्षीय और दूसरा क्या है निरक्षीय। इससे पिछली बार हमने वीडियो में समझाया था कि अगर मान लो ये द्विध्रुव है, ये मान लो -q है और ये तुम्हारे पास में +q है, ये रेखा इन दोनों को मिला रही है, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है 2a, तो ये हमारा युग्म किसका निर्माण करता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, तो और उन दोनों आवेशों को जब एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है तो इस प्रकार के बने युग्मों को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा के अनुदिश यानी इस रेखा के अनुदिश ये जो क्षैतिज रेखा है इसको तो हम बोलते हैं अक्षीय, ठीक है। और इस रेखा को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है इसकी 2a। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी a और ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी a, ठीक है। तो यहां से अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, निरक्षीय रेखा, यानी क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं अक्षीय और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय। और ऊर्ध्वाधर रेखा कहां से खींची जाती है, हमेशा द्विध्रुव के मिड पॉइंट से रेखा खींची जाती है। चलिए ये निरक्षीय है और ये अक्षीय है। हमने क्या कर लिया है, पिछले वाले वीडियो में हमने ये तक देख चुके हैं कि अक्षीय रेखा पर अगर कोई P पॉइंट उपस्थित है तो इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हमको क्या याद करना है नेक्स्ट में कि इस निरक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु है, मान लो यहां कोई बिंदु है P, तो इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कंबाइंडली, वो हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है इस टॉपिक में। ठीक है, इसको देखते हैं जरा क्या है। क्या देखो, ये हमने बनाया बिंदु, ये मान लो हमारा -q है, ये हमारे पास में +q है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से कहीं r दूरी पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस के कारण होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। ये आवेश यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये आवेश भी यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मैं इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये अपने पास में रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², इतना होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं बहुत पहले। तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर, जो बिंदु कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र कितना लगता है, इतना लगता है। तो एक आवेश ये है तो इसके कारण कितना लगेगा, इतना लगेगा। एक आवेश ये है, इसके कारण भी कितना लगेगा, इतना लगेगा। दोनों को कंबाइन हमें यहां पे करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये आवेश की डिस्टेंस हमें चाहिए, इस आवेश से लेकर इस बिंदु तक की डिस्टेंस हमको क्या करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी 2a है, ये हमने मान लिया है कि ये O पॉइंट है, इसे मान लो A, इसे मान लो B
ये अपने पास में है P, ठीक। अच्छा, तो देखो यहां पे है हमारा ये -q, ये -q यहां से लेकर यहां तक ये पूरी डिस्टेंस है, इसको हम बोल सकते हैं PA, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, PB, क्योंकि बिंदु आवेश से लेकर जिस पॉइंट पे मान लो P पॉइंट पे ज्ञात करना है, तो इस आवेश से लेकर इस बिंदु तक की डिस्टेंस हमको चाहिए होती है, और इस आवेश से लेकर इस बिंदु तक की डिस्टेंस कौन सी होगी, यही तो होगी। और डिस्टेंस ये थोड़ी ले सकते हैं, हमारा बिंदु कहां पर है, ये रहा, आवेश कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो जब ये आवेश यहां पर है, बिंदु यहां पर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है PA, ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी, और P से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस अगर हमारे पास में आ जाए तो हमारा विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 और Q/r²। ये R क्या है, डिस्टेंस है आवेश और बिंदु के बीच की, ये रहा आवेश और ये रहा क्या, बिंदु, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखते जरा, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऊपर पूरा डायग्राम नहीं बन पाएगा। ये है -q, ये अपने पास में +q, ये पॉइंट है O, ये है A बिंदु, ये है B, यहां कहीं पर है हमारा P पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखो, ये -q आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस है, ये बिंदु यहां पर है P, तो माइनस आवेश हमेशा क्या करता है कि इसको अपनी ओर खींचेगा। यहां पर कोई भी वस्तु को अगर आप रखोगे, इसके क्षेत्र में कोई वस्तु आएगी, माइनस का आवेश जो होगा हमेशा किसी अन्य आवेश को अपनी ओर खींचेगा। और हम कैसे कह रहे हैं कि अपनी ओर खींच रहा है, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि इस P पॉइंट पर कोई भी परीक्षण आवेश रखा हुआ है, कोई भी परीक्षण आवेश ले सकते हैं। हमेशा परीक्षण आवेश जो लिया जाता है वो धन आवेश लिया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव आवेश है, बहुत ही अल्प आवेश है जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, और यहां पर है माइनस, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, इस ओर होगी। अगर ये प्लस है और यहां पे जो हमने पॉइंट माना हुआ है, यहां पे हमने P पॉइंट पर किसी धन परीक्षण आवेश को लाके रखेंगे, तो ये प्लस आवेश को कहां भेजेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, तो ये कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। अगर इसको मान लें E1 और इसे मान लें क्या, E2, ये हमने क्या मान लिया, E1, और ये क्या मान लिया हमने, E2। ये E1 किसके कारण है, प्लस के कारण, और E2 किसके कारण है, माइनस आवेश के कारण, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, E1 और E2, ये दोनों में क्या करने हैं, ज्ञात करना है कि कितना होगा E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, इसको मान लो ये एंगल है क्या, थीटा, ठीक है। अब यहां पे दो हमारे पास में क्षेत्र है E1 और E2, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो हम इनको सिंपली क्या नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सदिशों को बीजगणितीय तरीके से नहीं जोड़ सकते। सदिशों का जो योग होता है वो अलग तरीके से होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था समचतुर्भुज, हमारा समांतर चतुर्भुज का जो नियम था, जिनको हम सदिशों को जोड़ते थे, या कोई सदिश अगर किसी एंगल पर है तो उनको हम वियोजित करके क्या करते थे, उनको जोड़ते थे, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर ये एंगल थीटा है और यहां पे अगर एक रेखा इस तरीके से खींची जाए, मान लो, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यहां पर ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों एंगल थीटा है, ये E1 है, ये हमारे पास में क्या है, E2। अब देखो यहां से जो E1 है वो कितनी डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है, ठीक है। तो यहां से हम E1 को अगर दो घटकों में वियोजित करेंगे,
दो घटकों में अगर हम इस E1 को अगर क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, तो दो घटक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा इसका क्षैतिज घटक और एक इसका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक कहां से लिया है हमने, ये थीटा है, तो जो थीटा की साइड में होता है वो हमारा कॉस में जाता है, और थीटा के अपोजिट में जो होता है वो किस में जाता है, साइन में जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया क्या, ये ऊपर वाला है तो यहां पर ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस E2 वाले की बात करेंगे, ये E2 वाला इधर जा रहा है नीचे, ठीक है, E2 कहां जा रहा है, नीचे। अगर E2 वाले के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ये E1 वाला इधर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। तो देखो E1 दो में टूट गया, E1 cos थीटा इधर, E1 sin थीटा इधर। ये हमारा E2 इधर जा रहा है, तो एक घटक जाएगा इसका क्षैतिज घटक इस ओर, और एक कहां जाएगा, इस ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, E2 sin थीटा। ठीक है, अब जरा दोबारा से समझो, द्विध्रुव है हमारे पास में। द्विध्रुव में क्या होता है, समान परिमाण के दो आवेश होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के। दोनों आवेश एक दूसरे से कहां पर रखे रहते हैं, एक अल्प दूरी पर रखे रहते हैं, जिसको हमने मान लिया क्या, 2। ठीक है, ये 2a हमने मान लिया। तो जब हमने 2a मान लिया है और द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कोई P बिंदु स्थित है, जिस P बिंदु की दूरी द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से कितनी दूरी पर है, मान लो R दूरी पर है। ये जो P पॉइंट है द्विध्रुव के केंद्र से, यानी केंद्र बिंदु यानी मिड पॉइंट से कहां पर है, R दूरी पर स्थित है। ये रहा P पॉइंट, इधर समझ आया, ये P पॉइंट R दूरी पर स्थित हो गया। अब हमको क्या याद करना है कि -q आवेश के कारण और इस +q आवेश के कारण इस P पॉइंट पर कंबाइंडली दोनों के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर हमने मान लिया A पॉइंट पर -q है, B पॉइंट पर क्या है, इसे B पॉइंट लिख लो, ये B पॉइंट पर क्या है, +q आवेश है, तो प्लस और माइनस के कारण दोनों को कंबाइनली हमें P पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जरा इसको एक बार लिख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या माना हुआ है। ठीक है, जरा नोट निकाल लो और लिखो उसमें। जल्दी जल्दी लिखो, नोटबुक निकाल लिया, चलो लिखो। इसमें क्या लिखेंगे, तो पहले तो तुमको निरक्षीय रेखा नहीं पता है ना, तो इस निरक्षीय रेखा के बारे में लिखो है क्या। देखो, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली अक्षीय रेखा के केंद्र बिंदु से या मध्य बिंदु से, केंद्र बिंदु से या मध्य बिंदु से, कुछ भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु से खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। हो गया, निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये निरक्षीय रेखा है। ठीक है, तो अक्षीय, अब मान लो तुमसे कुछ पूछ ले 1 नंबर में कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है और निरक्षीय रेखा क्या होती है, तो अक्षीय रेखा क्या समझाएंगे कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु कहां होगा इनका, मिड पॉइंट में, इस मिड पॉइंट से ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा। तो द्विध्रुव की 2 रेखाएं होती है, पता चलेगा, एक अक्षीय क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर वाली को हम क्या कहेंगे,
निरक्षीय। ठीक है, तो अक्षीय वाला हम कर चुके हैं कि अक्षीय रेखा पर कितना विद्युत क्षेत्र आता है। हमको आज क्या करना है, निरक्षीय वाला ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन छोड़ देना, ये सिर्फ निरक्षीय रेखा की डेफिनेशन है, असली कहानी हमारी इस लाइन से शुरू होगी। तो एक लाइन छोड़ के देखेंगे कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB को दर्शाया गया है। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB को दर्शाया गया है, जिसके A बिंदु पर -q आवेश तथा B बिंदु पर +q आवेश उपस्थित है। +q आवेश उपस्थित है, देख रहे हैं ना, ये A बिंदु है -q, ये B बिंदु है +q। ठीक है, द्विध्रुव के बिंदु O से, द्विध्रुव के केंद्र बिंदु लिख सकते हैं, केंद्र बिंदु O से उसकी निरक्षीय रेखा पर कॉमा r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण, देखो जब भी द्विध्रुव बोला जाएगा ना, आपको उसको विद्युत द्विध्रुव भी समझना है। ठीक है, द्विध्रुव कहो या विद्युत द्विध्रुव कहो, बात एक ही होती है। क्या लिखा, जिसके द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण क्या लिखा है, एक बार देखो जरा, एक बार, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एक बात को, किसी भी बिंदु आवेश के कारण, देखो द्विध्रुव में क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं, एक A पर है, दूसरा कहां है, B पर है, तो दो आवेश है कि नहीं है। हमेशा एक बिंदु आवेश के कारण, कोई भी बिंदु आवेश हो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जो द्विध्रुव होता है वह होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R पर। ये R क्या है, ये R क्या है, ये R, इस वाली R को नहीं समझना है, फिलहाल तो सिर्फ तुमको इतना समझना है कि ये जो R है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी है, आवेश और उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आवेश हमारा यहां पर है, P पॉइंट हमारा यहां पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है क्या, R। ठीक है, अच्छा, तो देखो अगर सिंपली कोई आवेश होता Q और यहां पर रखा होता P पॉइंट, अगर ये दूरी R होती तो बता देते कि A से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है। या मान लो R मत मान लो, A मान लो, A भी मत मान लो, B मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, अब बता सकते हो AP की डिस्टेंस कितनी है, X है। X की वैल्यू कुछ हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, कितनी हो सकती है, आराम से बता सकते हो। ठीक, अब यहां पर क्या है कि जो R जो डिस्टेंस है वो O से लेकर P तक की डिस्टेंस है। हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, किसके कारण, -q के कारण और +q के कारण। तो आवेश हमारा यहां पर है, बिंदु हमारा कहां पर है, यहां पर है, तो हमें दूरी कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए, हमें चाहिए आवेश और
जो जिस बिंदु पर हमें क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र याद करना है, उस दोनों के बीच की दूरी, तो ये दूरी है ना हमारे पास में, तो हमें क्या चाहिए, पी ए चाहिए, कितना है, ठीक है। ऐसे ही हमें प्लस क्यू जब आवेश को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, पी बी चाहिए। तो अगर हम मान लो एक आवेश माइनस क्यू के कारण अगर हमें ज्ञात करना हो और प्लस क्यू के कारण ज्ञात करना हो, तो मान लो हम कहें कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र हमने प्लस क्यू आवेश पर कितना मान रखा है, E1। तो E1 बराबर हम क्या ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन PV का स्क्वायर। आर स्क्वायर होता नहीं, नीचे होता है हमारे पास, हमें पता नहीं PV कितना है, तो हमने क्या लिख दिया, PV का स्क्वायर कर दिया। वैसे ही अगर हमें माइनस के कारण निकालना तो यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q और P ए का स्क्वायर। ये परिमाण लिख रहा हूं, ठीक है, सदिश के रूप में नहीं लिख रहा हूं, ठीक। तो हमें एक्चुअली में इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। सिंपली जोड़ देते, अगर हमें पता होता कि पीवी और पीए कितना है, ना हमें पीवी पता है और ना हमें पीए पता है, ना पीए पता है ना पीवी पता है, ये हमको क्या करनी है, निकालनी है। और इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है कि हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ओ से लेकर आर तक। हमको ये पता है कि ये कितनी है, हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक 2a है, तो आधी कितनी बची, आधी कितनी बची, ए बची। तो ये हमारे पास में होगी ए, ये हमारे पास में है क्या, आर। ये हमारा POA कौन सा त्रिभुज बनना है, ये बनना है हमारे पास में राइट एंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपके पास में दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा निकल सकती भी, निकल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन छोड़ के आपको लिखना है क्या, कि त्रिभुज POA, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में, ठीक है। ये दोनों समझ में आएगा। POA क्या है, समकोण त्रिभुज है, POB क्या है, समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है, आधा इधर है और आधा उधर है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या, देखो ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये समबाहु त्रिभुज है। इसका क्या होगा कि ये जो PA वाली जो साइड है, अगर समबाहु त्रिभुज भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि मिड पॉइंट से P पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये P पॉइंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी क्या, नहीं होगी। PA जितना होगा उतना ही क्या होगा, PB होगा। P कोई सी भी एक निकाल लो, दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो POA वाला त्रिभुज अगर लेते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं क्या कि PA का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OP स्क्वायर प्लस A, या हम कह सकते हैं OA का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में यही कहानी है? तो देखो PA का स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। ये A O साइड कितनी बचेगी आपके पास में, A बचेगी, और ये भी आपके पास में क्या होगी, A होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार PB का स्क्वायर आपके पास में कितना निकलेगा, ये भी आएगा आपके पास में कितना, R स्क्वायर और प्लस के A स्क्वायर। P और P दोनों आगे दोनों, बस अपनी कहानी खत्म। जल्दी से लिख लो, मैं आ जाता हूं एक बार। चलो नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे क्या कि चित्र में
प्लस क्यू आवेश के कारण, चित्रानुसार लिख सकते हैं, चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? हमने प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी मान रखी है? E1, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण हमने क्या मान रखा है? E2। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये E1 इधर क्यों गया और E2 इधर क्यों आया, तो इतना समझ में रखना है कि P पॉइंट पर आप ये मान चलो कि धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है? कैसा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसा मान चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और वो इतना है कि इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ हम इसलिए मान रहे हैं ताकि हमको सुविधा हो अपना इन दोनों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये निकालने के लिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में हमें दिशा चाहिए और दिशा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दिशा को हम ये इस तरीके से मान चलेंगे कि इस P पॉइंट पर हमने कोई हल्का सा बहुत ही अल्प एक धन परीक्षण आवेश, परीक्षण क्यों कह रहे हैं? ताकि इससे परीक्षण किया जा सके, बहुत अल्प होता है, इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको जनरली दर्शाया नहीं जाता। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे कि पॉजिटिव धन परीक्षण आवेश है इस जगह पे, तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज अगर ताकतवर होगा तो पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे की हो जाएगी कि नहीं जाएगी? ये पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज ताकतवर है तो ये इसको फेंकेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर गया, ये, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट पर इन दोनों को क्या कर दिया? वियोजित कर दिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो E1 का इधर गया E1 cos थीटा, इधर गया E1 sin थीटा। ये हमारा E2 है, इधर गया E2 cos थीटा और इधर गया E2 sin थीटा, ठीक है। तो E1 बराबर अपने पास में क्या जाएगा? E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां वेक्टर लगा लेना है थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन, देखो E1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? E1, तो डिस्टेंस कौन सी आएगी? PV, क्या आएगी? PV, और PV हम थोड़ी देर पहले निकाला है, कितना है? PV स्क्वायर बराबर हमने निकाला ना, तो PV स्क्वायर बराबर कितना निकाला है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये PV के स्क्वायर के बराबर है, PV के स्क्वायर के बराबर है क्या? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, तो इसकी दिशा लिखना भी जरूरी है। किस ओर जा रहा है? B से P की ओर जा रहा है या P से B की ओर जा रहा है? B से P की ओर जा रहा है, तो हम यहां पे आराम से लिख सकते हैं BP की ओर या BP की दिशा में, पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किधर है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार वो कितने निकलेगी? E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो यहां पे हम वेक्टर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वेक्टर ले रहे हैं, इसलिए माइनस को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस और प्लस बताते क्या आपकी दिशा को व्यक्त करते नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसके लिए डिस्टेंस कौन सी लगेगी? PA। ये PA है कि नहीं है? तो PA का स्क्वायर कितना निकाला अपन लोगों ने? वो भी कितना है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा फॉर्मूला का। यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या बताने के लिए, विपरीत दिशा में आना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन किस ओर आ रही है, E2 की, E से A की ओर या A से P की ओर, E से A की ओर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PA की दिशा में। समझ आया, आगे इतना लिख लो। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 2। यहां तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलो दोनों सेम है, बस दिशा अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर परिमाण में समान। देखो दोनों फॉर्मूले को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट है, सेम है। ठीक है, परिमाण में समान परंतु दिशाओं में भिन्न हैं, तो नीचे लिखते हैं E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर का परिमाण E1 बराबर E2 बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों का परिमाण कितना है, इतना है। ध्यान रखना मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, ठीक है, दिशा नहीं, परिमाण सिर्फ। ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। देखो यदि हम बिंदु P पर E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर को उनके क्षैतिज घटक क्रमशः E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा तथा E2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक क्या होंगे, E1 sin थीटा, क्रम से लगा लेना, क्रमशः E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा में वियोजित करें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तब हम पाते हैं कि
E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, तथा E1 cos थीटा तथा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में समान होने के कारण परिमाण तथा दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लेंगे, अतः बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। तो देखो परिणामी को नेट से लिख सकते हैं, एन की नेट माने क्या होता है, टोटल कुल कितना है, ठीक है। या आप नेट की जगह पे निरक्ष भी लिख सकते हो। निरक्ष क्या बताएगा आपको, हम कहां पे ज्ञात कर रहे हैं, निरक्ष रेखा पर ज्ञात कर रहे हैं। तो टोटल आपके पास में क्या आएगा, तो देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा P पॉइंट पर विभाजित किया, ये दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो E1 sin थीटा ऊपर जाएगा, E2 sin थीटा नीचे आएगा, दोनों परिमाण में समान है। तो क्या इस P पॉइंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना बल इधर लगाएंगे उतना बल किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम खड़ा है। अगर एक रस्सी को दोनों हिस्सों पे अगर पकड़ के खींचा जाए बराबर के फोर्स से, तो क्या कोई भी हिस्सा जीत पाएगा क्या, वही के वही रहेगी, ठीक है। इसलिए दोनों का प्रभाव क्या हो गया, निरस्त हो गया। E1 cos थीटा किधर है, इस डायरेक्शन में, E2 cos थीटा किधर है, इस डायरेक्शन में, दोनों समान दिशा में हैं। तो इस P पॉइंट पर जितना भी फोर्स लगेगा या फिर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन होगी, इस ओर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये P पॉइंट किधर आने का प्रयास करेगा, इस ओर आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, याद रखना। तो दोनों प्रभाव जब एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का प्रभाव जुड़ेगा या घटेगा, जब दोनों समान दिशा में है तो दोनों का प्रभाव क्या कर जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या कर देना है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ देना है। ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि हम जानते हैं WKT, we know that what, कि E1 बराबर है किसके, E2 के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा E नेट है वो हमारा हो जाएगा क्या, कि E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। जब E1 और E2 आपस में बराबर है तो E2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बराबर है। तो ये हो जाएगा E नेट इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, E नेट चाहिए, और E नेट हमारा कितना है, 2E1 cos थीटा। अगर हमको पता चल जाए कि E1 कितना है और cos थीटा कितना है तो पता चल जाएगा कितना है, ठीक है, ठीक है। E1 हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, E1
बराबर हमारे पास में क्या है 1/4 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है कि नहीं। A1 की वैल्यू किसकी नहीं है हमारे पास में, वैल्यू किसकी नहीं है कि cos थीटा कितना है, cos थीटा कितने के बराबर है। तो cos थीटा कहां से निकालेंगे, हमारे पास में है क्या समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये क्या है थीटा। आप देखो अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में a है और अपने पास में क्या है r है, ठीक है। हमें चाहिए क्या cos थीटा, ठीक है। हमने ये निकाल रखा है कि pa कितना है, इसे थोड़ी देर के लिए अंदर की तरफ लिख दूं P2। हमने निकाल चुके हैं कि pa अपने पास में क्या है, ये अपने पास में अंडर रूट में, या फिर हम कह सकते हैं r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, ये किसके बराबर है pa के स्क्वायर के बराबर है। अगर pa चाहिए तो स्क्वायर को क्या कर देंगे उधर फेंक देंगे। अरे हमने देखा है ना कि क्या है हमारा pa स्क्वायर बराबर क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिर्फ हमको क्या चाहिए pa, तो pa कैसे निकलेगा, इस स्क्वायर को क्या कर दो उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर क्या 1/2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या 1/2। तो हमें क्या चाहिए cos थीटा। cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यही तो होता है cos थीटा बराबर। तो ये कुछ करना नहीं है तुम्हें इसके अंदर, तो ये तो सिर्फ मैंने तुमको समझाया है, ठीक है। अच्छा देखो इसे समीकरण नंबर कितना डाल लें 4, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज AOP में, ठीक है, cos थीटा बराबर अपने पास में क्या होगा, cos थीटा बराबर अपने पास में हो जाएगा क्या AO और अपॉन में P, ठीक है। AO अपॉन में P, तो AO अपने पास में क्या है आधार और P अपने पास में क्या है कर्ण, ठीक है। हमें AO पता है कितना है AO कितना है A, हमें PA का स्क्वायर पता है कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो PA कितना होगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं PA बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। आ गया cos थीटा। E1 आपको बताइए, ठीक है। तो देखो अतः समीकरण 4 से, अतः समीकरण 4 से तो समीकरण 4 में हम E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2E1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी है a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अच्छा देखो यहां पे हम पावर 1 मान सकते हैं, यहां पर पावर हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। जब घातों में आधार समान हो तो घातें क्या कर जाती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो मुझे बात बताओ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं 1/2 है। एक और आधा कितना होता है, एक और आधा होता है अपने पास में 1.5, कितना हो गया 1.5, यानी एक और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 कह सकते नहीं कह सकते इसको। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, अच्छा एक बात चीज देखो ये 1 है ये आधा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 बन गया। अभी देखो इस 2 को मैं इसके साथ गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, इसको मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a, और अपॉन में क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, वही है 2 ये रहा Q ये रहा a है। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 4, तो दिक्कत है बात तो सेम रहेगी है ना।
पता है कि एक हमें टर्म पड़ा हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पड़ा हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव में एक आवेश तथा द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो E नेट कितना हो गया? तो E नेट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा R² प्लस A² की पावर 3/2। और यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2A, तो P की जगह यानी Q इंटू 2A की जगह हमने क्या लिख दिया? P लिख दिया। ठीक है, चूंकि अब ये बात द्विध्रुव जो होता है ना उसमें दो आवेश होते हैं, -Q और +Q। दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। एक की जो 2A जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अच्छा, यहां पे हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है इसको? R के साथ। ये जो R वाली जो डिस्टेंस है वो इस 2A या A डिस्टेंस से क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा A है वो बहुत बहुत छोटा है किससे? R से। ठीक है, तो इसीलिए जो A² होगा वो और भी छोटा हो जाएगा किससे? R²। ठीक है, क्योंकि A बहुत छोटा है R से, और वो छोटे का स्क्वायर और कर दिया जाए। ठीक है, मान लो 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 0.2 इंटू 0.2, दो कितना होता है? 4। 1 2 0.2। अब मुझे बताओ 0.2 बड़ा है या 0.04 बड़ा है? 0.2 बड़ा है, तो छोटे का और स्क्वायर करोगे तो तुमको वैल्यू क्या मिलेगी? और छोटी मिल जाएगी। ठीक है, अतः A² पद को छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे, इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज सोचो, अगर 10 में तुम 0.00001 को जोड़ो तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? इतनी कम वैल्यू को जोड़ो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ दिया, किस टर्म को छोड़ देंगे हम? A² को। एक बार इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपने पास में क्या रह जाएगा? E नेट अपने पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, यहाँ पे क्या है? R²। A² को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, तो पावर कितना बचेगा? 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या था? A² था, ये तो था टर्म हमारा। हमने क्या कर देना यहां से? इस टर्म को बस हटा देना है, यहां से हटा दिया तो ये बचा। गुणा में जब हमारे पास में क्या है? इस घात का अगर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा होता है। 2 से 2 क्या कर जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, खोलेंगे तो उसको। ये अपने पास में क्या बचेगा? E नेट बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। क्या बचेगा? ये E नेट अपने पास में लग आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। ये इसका परिमाण है, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसको हमको क्या लिखना है? सदिश रूप में लिखना है। अब मुझे बात बताओ, ये जो P पॉइंट है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से विद्युत क्षेत्र है इसके ऊपर, तो मुझे ये बात बताओ कि जो E1 और E2 का कंबाइंड इफेक्ट है
वो बी से ए की ओर जा रहा है या ए से बी की ओर जा रहा है। डायग्राम में देखो, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। देखो ये बी से ए की ओर है तो ये बी से ए की ओर ऐसे करके, और ए से बी की ओर होगा तो इस डायरेक्शन में, और बी से ए की ओर होगा तो इस डायरेक्शन में। तो ये सोच के बताओ मेरे को, ये एरो आपको किस दिशा में दिख रहा है, बी से ए की ओर या ए से बी की ओर? बी से ए की ओर ये जा रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है क्या एक बात, कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी पी कैसी राशि है? सदिश राशि है, और सदिश की क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, और हमेशा जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। क्या होगी? माइनस से प्लस की ओर। हमेशा जो P की जो डायरेक्शन है वो माइनस से P की ओर होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर। इसका मतलब क्या है कि P पॉइंट पर जो विद्युत, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो P है ना, ये कोई P पॉइंट नहीं है, ये तुम इसको सोच लीजिए तो एक बिंदु का नाम है। ये P क्या है हमारा? ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आघूर्ण है, ये कंफ्यूज नहीं होना इससे। इसकी जगह पे नाम थोड़ा कुछ भी ले सकते हो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, कुछ भी ले सकते हो। तो देखो P हमारा किस डायरेक्शन में होता है? A से B की ओर। ये किधर जा रहा है? B से A की ओर। तो P की दिशा में है या P के अपोजिट दिशा में है? P के अपोजिट है। किसमें है? P के अपोजिट है। तो इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में आपका जो E नेट है वो बराबर किसको होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R क्यूब माइनस K P है। ये माइनस का P है, हमें से पता है एकांक सदिश क्या बताता है? एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, जो P की जो दिशा है उसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? P की अपोजिट दिशा की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये हमारा किधर जा रहा है? इधर। अगर ये माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र दिशा किधर है? जिधर P की दिशा है उसी दिशा में क्या है? हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो निरक्षीय रेखा में जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं इसको ना, लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो अब जरा देखो, आपने दोनों पढ़ चुके हो। आप ये भी पढ़ चुके हो कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, और आप ये भी पढ़ चुके हो कि निरक्षीय रेखा पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अक्षीय रेखा पर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, और निरक्षीय रेखा पर अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये परिमाण लिखा है मैंने। ठीक है, ये वाला जो होता है P कैप की दिशा में होता है, और ये किस में होता है? अपोजिट में होता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों फॉर्मूलों से लिखना नहीं है, समझना है। इन दोनों फॉर्मूलों में कुछ अंतर दिख रहा है? किस चीज का अंतर दिख रहा है इन दोनों में? दोनों लगभग लगभग सेम है, सिर्फ एक जो दो का जो टर्म है वो अलग है बस। ठीक है, अगर मैं इस दो को हटा दूं तो दोनों सेम है, और इस पूरे में अगर मैं दो का गुणा कर दूं तो कोई मतलब है क्या? यहाँ पे दो को गुणा यहाँ पे करूंगी या मैं इस पूरे में कर दूं, कोई दिक्कत?
दो का तो गुणा यहां कर दो, ये बाहर लिख दो, कोई मतलब थोड़ी है, बढ़िया है ना, सेम ही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब देखो ये दोनों टर्म सेम सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या कि जो ई अक्ष का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह दुगना होता है किसका? निरक्ष का। नहीं समझ आया? ये हमारा फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले से आप ये निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है नहीं निकल रहा है कि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होगा पर वो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी ये जो आर की जो वैल्यू है, जो दूरी है उस बिंदु की, वो क्या होनी चाहिए? दोनों केसेस में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्षीय रेखा पर आप ले लो 10 मीटर और निरक्षीय रेखा पर ले लो 20 मीटर और फिर कहो कि ये दोनों दुगना है ना। अगर अक्षीय रेखा पर 10 मीटर दूर है तो 10 मीटर दूर कहां पर होना चाहिए? निरक्षीय रेखा पर भी होना चाहिए। उस केस में जो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह हमेशा आपको कितना मिलेगा? दुगना मिलेगा एज कंपेयर टू किसके? निरक्षीय रेखा। ठीक है, नीचे से लिखो। अतः विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर तथा निरक्षीय रेखा पर केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निम्न संबंध होता है। है ना? ई अक्ष बराबर होगा आपके किसके? ई निरक्ष के। यहां पर लिख लेना आता है। तो कोई आपसे पूछ ले एक नंबर में कि केंद्र बिंदु से द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से आर दूरी पर ठीक है, अक्षीय रेखा पर कोई P बिंदु है और निरक्षीय रेखा पर कोई X बिंदु है मान लो, ठीक है। एक बिंदु कहां पर है? अक्ष पर। उसी दूरी पर कहां पर है? निरक्ष रेखा पर। तो दोनों में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी? तो बता सकते हो क्या होगी कि ई अक्ष बराबर होगा किसके? टू ई निरक्ष के। ठीक है, अगर मान लो आपको ई निरक्ष दिया है, मान लो 2, ठीक है, 2 मान लो 2 न्यूटन पर कूलम दिया तो निरक्ष है, ठीक है, निरक्ष लिख लेना। तो ई अक्ष आपके पास में कितना आएगा? अगर ई निरक्ष पता है तो बता सकते हो कि ई अक्ष कितना होगा? 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 4। सिंपल आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। एक नंबर में एक बार बोर्ड में पूछ लिया था क्या कि ई अक्ष तथा ई निरक्ष का अनुपात कितना होता है? अनुपात कितना होता है? तब अनुपात यहां से देख के बता सकते हो। अनुपात का मतलब क्या है? बटे में ई अक्ष बटे ई निरक्ष। अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिख सकते हो? इसको इधर लिए तो ये क्या बचा यहाँ पे? 2 के नीचे क्या मान लेते हैं? 1।
तो ई अक्ष तथा ई निरक्ष में जो अनुपात होता है वो कितना अनुपात होता है? 2:1 का होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इस निरक्षीय रेखा को विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवतीय रेखा, इसका एक और नाम है। ठीक है, अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ ली कि ई अक्ष तथा ई निरक्ष का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा? 2:1। अगर आपसे पूछ ली ई निरक्ष तथा ई अक्ष का अनुपात कितना होगा, तो उल्टा हो गया, जिसका नाम पहले आएगा उसका अनुपात पहले आएगा। ठीक है, अगर अक्ष निरक्ष पूछ रहा है तो 2:1, अगर निरक्ष पूछ लिया, निरक्ष पहले दे दिया, ई निरक्ष बटे ई अक्ष, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? ये 1:2 होता है, वो 2:1 होता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।